दोस्तों नमस्कार। संसद कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जहां पर जनता की आवाजाही लगातार हो रही हो और संसद के भीतर दिए जाने वाले वक्तव्य भी किसी राजनीतिक रैली के हिस्से नहीं होते हैं या वो चुनावी रैलियां नहीं होती हैं। संसद के भीतर तो लोगों द्वारा चुने गए नुमाइंदे पहुंचते हैं और लोगों से जुड़े सवालों को रखते हैं। लेकिन संसद के सरोकार अगर जनता के साथ ना हो और सत्ता और सरकार संसद के भीतर पहुंचकर अगर ये मान बैठे कि वो जो कहेगी जैसा कहेगी इस देश की जनता उसी रास्ते चल निकलेगी, तो शायद ये बहुत मुश्किल सवाल है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट के सरोकार इस देश की जनता के साथ नहीं बचे और इस देश की सत्ता और सरकार के सरोकार जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर जरा कल्पना कीजिए संसद के भीतर जो कहा जा रहा होगा उसकी कोई जमीन इस देश की जनता के साथ खड़ी होगी या जनता बिल्कुल अलग तरीके से जी रही है और संसद अपनी दिशा में बह रही है। यह एक मुश्किल सवाल बार बार हर जहन में आता होगा, लेकिन आज कुछ ऐसा ही हुआ है। 4:15 पर प्रधानमंत्री ने जब भाषण शुरू किया, यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार हर किसी को था कि कल राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसका जवाब वो कैसे देंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियों का खांचा तीसरी बार जब अल्पमत में सरकार है तो वो कैसे देंगे। और 4:15 पर ही पहली खबर दिल्ली से तकरीबन 150 पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर हाथरस से आई और उसमें जानकारी आई कि वहां पर एक सत्संग चल रहा था। सत्संग के दौर में भगदड़ मच गई। उस भगदड़ की वजह से तकरीबन 20 से 22 लोगों की मौत हो गई है। बात आगे बढ़ी और भाषण दिल्ली में शुरू हुआ। पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री ने बताना शुरू किया कि भारत कितना विकसित राष्ट्र होने की दिशा में बढ़ चुका है और इस बार उन्हें जो जनादेश मिला है वो दरअसल इस जनता ने जनादेश इसी सोच के साथ दिया है कि वो मानती है कि मोदी सरकार यानी एनडीए की सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बना देगी और विकसित बनने के रास्ते में यानी दुनिया के तमाम विकसित देशों के साथ भारत भी 2047 में खड़ा हो जाएगा। यानी 23 बरस के बाद भारत की इकोनॉमी, यहां पर रहने वाले लोग और मौजूदा वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया को चुनौती देते हुए नजर आएगी और यही सोच प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के साथ शुरुआत की। 4:15 के बाद जब शाम के 5 बजे प्रधानमंत्री लगातार अपनी उपलब्धियों का खाका रखते चले जा रहे थे और बता रहे थे कि भारत की इकोनॉमी का मतलब होता क्या है। उस इकोनॉमी के दायरे में उन्होंने उपलब्धियों की पूरी कतार रख डाली और 5 बजे जानकारी आई कि हाथरस में जो भगदड़ मची है उस भगदड़ की वजह से तकरीबन 40 से 50 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण संसद के भीतर अविरल चल रहा था। 5:30 बजते बजते प्रधानमंत्री ने सीधा निशाना विपक्ष पर साधा, कांग्रेस के आंकड़ों को बताना शुरू किया और उन आंकड़ों के जरिए बतलाया कि दरअसल जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी वहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 26% था और जब वो इंडिया गठबंधन के बाकी राजनीतिक दलों के साथ खड़ी हुई तो वहां पर उसका स्ट्राइक रेट 50 हो गया। यानी कांग्रेस की कोई महत्ता है नहीं अगर वो अपने बूते चुनाव लड़े तो। और उसके बाद अभी से नहीं, 1984 से लेकर तमाम आंकड़ों को प्रधानमंत्री ने रखना शुरू किया। 5:30 बजते बजते वो सीधे तौर पर हिंदुत्व पर सवाल पर आ गए और हिंदुत्व के सवाल के जरिए उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन व्यंग के आश्रय उन्होंने उन्हें बालक के तौर पर आंका और बताया कि दरअसल हिंदू समाज की समझ उन्हें नहीं है। राहुल गांधी कल से कह रहे हैं कि दरअसल उन्होंने बीजेपी को कहा है कि आपने हिंदू समाज का ठेका नहीं लिया है और हर किसी ने इस देश में सुना कि दरअसल वो आरोप बीजेपी पर था, आरएसएस पर था, प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को लेकर था जहां वो हिंदुत्व के रास्ते चलते हैं।
और उसी रास्ते को लेकर उन्होंने पूरे हिंदू समाज को दोबारा जागृत करने की कोशिश शाम 5:30 से शुरू कर दी। और उस रास्ते उन्होंने हिंदू समाज को जगाने की कोशिश की और बताया कि किस तरीके से इस देश में साजिश हो रही है और इस साजिश के खिलाफ आपको पहल करनी होगी। राजनीतिक तौर पर किसी पॉलिटिकल रैली में दिया गया यह भाषण हो सकता है सटीक बैठता हो, लेकिन इस दौर में जिन बातों का जिक्र हो रहा था और प्रधानमंत्री लगातार कर रहे थे, उसमें एक सवाल सबसे बड़ा हो गया कि 5:30 बजते बजते जानकारी आई कि दरअसल हाथरस में तकरीबन 75 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो मौतें हुई हैं वो यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई, उसी में हुई है। और यह खबर धीरे धीरे इसलिए बड़ी होती चली गई क्योंकि यहां पर 47 किलोमीटर की दूर पर फुलरई गांव में यह हादसा हुआ और उसके बाद जब अस्पताल तक पहुंचे शवों को लेकर या घायलों को लेकर, वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर था, इलाज के कोई साधन नहीं थे और वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ऊपर का केंद्र है जहां पर हेल्थ सेवा चरमराई हुई थी। इधर प्रधानमंत्री बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार और इस बार तीसरी बार चुने गए हैं तो तिगुनी रफ्तार से कैसे काम करेगी, और दूसरी तरफ इस देश के भीतर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वह भी अस्पतालों में नहीं, इलाज के लिए नहीं, उसको लेकर गुस्सा वहां के लोगों के भीतर जिस तरीके से उभर कर आने लगा। वहां जिलाधिकारी पहुंचे तो लोगों ने कहा आप यूं ना जाइए, बताइए क्या हुआ है और कैसे हुआ और आप क्या कर रहे हैं, जबकि एक एम्बुलेंस तक यहां नहीं है। बकायदा टेम्पो ट्रक में लाद कर लोगों को लाया जा रहा है और इलाज कुछ है नहीं। यानी एक तरफ विकसित भारत का सपना धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा था, राजनीतिक तौर पर विपक्ष निशाने पर था और देश के प्रधानमंत्री इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती और डिजिटल इंडिया का राग गलाप रहे थे। वो जानकारी दे रहे थे कि भारत किस तेजी से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उनके कार्यकाल में कितना आगे बढ़ गया है। इस दौर में नेहरू को याद किया गया, बाबा साहब अंबेडकर को याद किया गया, राजीव गांधी के उस 15 रुपए के जो कि रुपया चलता था और 15 पैसा पहुंच पाता था, उसको भी याद किया गया। यानी हर कोई निशाने पर था और बीते 10 बरस में जो कुछ हुआ वो उपलब्धियों के साथ था और इन सब के बीच 2047 का सपना रेंग रहा था। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति क्या थी, लोगों के जहन में कैसे सवाल थे और किस तरीके से उनके भीतर का गुस्सा जो बहुत खुले तौर पर बतला रहा था कि किस तरीके से प्रशासन है नहीं, डॉक्टर है नहीं, अस्पताल की इमारत है लेकिन इलाज है नहीं और हम विकसित भारत की दिशा में बढ़ चुके हैं। 2 घंटा हो गए तो जिंदा है, मार रहे हैं ये तो एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। चले गए जब कितने लोगों की मौत हो गई, कम से कम 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लमसम चले गए और यहाँ तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको डिमांड नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन घंटे में बताइए, हमने कैच लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? अभी आ रहा है, सुनने वाला नहीं। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। ये लोगों के भीतर का गुस्सा है, लेकिन दिल्ली के संसद के भीतर अभी भी भाषण चल रहा था। 6 बजते बजते जानकारी निकलकर आई कि दरअसल मौत का आंकड़ा 100 पार कर गया है और वहां पर जिलाधिकारी पहुंचे, पुलिसकर्मी पहुंचे, मंत्री को भेजा गया और तमाम परिस्थितियों के भीतर एक सवाल लगातार रेंगता चला गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी गांव और जिला अस्पताल और उस इलाके के अस्पतालों में होना चाहिए वह गायब है। लेकिन यहां पर जब हम कह रहे हैं कि संसद के कोई सरोकार अगर इस देश की जनता से ना हो,
इस देश के भीतर में सत्ता और सरकार इसी पर जश्न मनाने लगे कि जनता का जनादेश उनको सत्ता में बैठाने के लिए था, तो फिर हाथरस में भोले बाबा का सत्संग के दौर में जो फुलरई गांव है, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की वहां पर मौतें हुई हैं, ये रति मानपुर का इलाका है। और वहां से हमारी टीम ने जब जानकारी हासिल की अलग अलग अधिकारियों से बात करने के बाद, तो उन्होंने कई वजहों को बतलाया। उनका कहना था गेट छोटा था, बड़ी तादाद में लोग थे, भगदड़ झटके में मच गई, महिलाएं और बच्चों की तादाद ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, उमस ज्यादा थी, दम घुटने लगा। और ये तमाम परिस्थितियां इस देश के भीतर में दम घुटने को लेकर जैसे ही सवाल खड़ा होता है, तो इस देश के पूरे सिस्टम पर यह आवाज गूंजने लगती है कि दम क्या इस देश के भीतर में हर जगह घुट रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बताना है कि हमें विकसित देश बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। तो ऐसे में हर बात को अपने अनुकूल रखने की कोशिश दिल्ली की पार्लियामेंट की मौजूदगी क्या इसी वजह से है? क्योंकि जब इस बात की जानकारी दी गई कि दरअसल अब इस देश में करप्शन बचा ही नहीं है, करप्शन 2014 से पहले होता था, इस दौर में तो नो टॉलरेंस की परिस्थिति है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार इस बात का जिक्र किया और जिस अंदाज में कहा कि हम इसको लगातार कहते चले आए हैं कि नो टॉलरेंस किसी भी हालत में करप्शन को लेकर, तो एक झटके में कोई भी मान बैठेगा वाकई कोई करप्शन नहीं है। और जानकारी जो निकल कर आई, वो तमाम अस्पताल जो उत्तर प्रदेश के भीतर और हाथरस के भीतर के जो अस्पताल है, वहां के लोगों ने जो जानकारी दी कि एक दवाई वहां पर रहती नहीं है, पैरासीटामोल जरूर रहता है और वहां पर एक पाउडर रहता है गर्मी से बचने के लिए, और उसके अलावे बनरॉल जैसी कोई चीज अगर स्किन पे कुछ हो जाए तो लगाने, बाकी कोई दवाई रहती नहीं है। वहां के लोग ये जानकारी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कैसे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर पूरी पार्लियामेंट सजी हुई है। हालांकि पार्लियामेंट के भीतर आज नारे लगातार प्रधानमंत्री के भाषण में लगते रहे, मणिपुर मणिपुर, जस्टिस, न्याय दो, ये आवाज लगते रहे। बकायदा लोग वेल में आकर बैठ गए और तमाम सांसद ये नारे लगाते रहे। जब तक प्रधानमंत्री बोलते रहे, नारे लगते रहे। लेकिन सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे और इस देश की हकीकत क्या है? इस देश की हकीकत में क्या करप्शन नहीं है? तो जरा कल्पना कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सबसे बड़े करप्शन को उजागर किया और उस उजागर करने की परिस्थिति में बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के हिस्से में 8,000 करोड़ से ज्यादा का रुपया गया। यह करप्शन इलेक्टोरल बॉन्ड को था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि यह असंवैधानिक है। लेकिन हम चूंकि करप्शन नहीं मानते हैं और बार बार इसको कहा जाए और इस देश का मीडिया अगर वही बताए और वो सवाल ना करे, तो फिर करप्शन की बात कहां से आएगी? हमें लगता है एक क्षण के लिए आप सुन लीजिए प्रधानमंत्री जब जीरो टॉलरेंस का जिक्र करते हैं करप्शन को लेकर। हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे, तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित है, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। हालांकि 6 बजते बजते प्रधानमंत्री के पास यह जानकारी आ चुकी थी। उनके पास एक चिट लिखी हुई आई और उन्हें जानकारी दी गई कि आप यहां पर जो भाषण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बड़ा हादसा हाथरस में हो गया है। कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल हैं, इसकी जानकारी उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन जिस नोट को उन्होंने उठाया उसके बाद वह शोकाकुल हो गए और उन्होंने कहा, मैं शोक व्यक्त करता हूं और घायलों को तत्काल इलाज मिल जाए, इस दिशा में मैं लगातार इसका प्रयास करूंगा और हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन फिर वही सवाल आया,
यहां बैठकर सोचा जा सकता है कि घायलों को इलाज मिल जाए, और हाथरस की जमीन पर जो घायल थे उन्हें इलाज नहीं मिला तो उनकी मौत हो गई। इतनी कम दूरी में इतनी व्यापक बेसिक जरूरतें अगर इस देश के भीतर से गायब है तो हम किन सवालों को उठाएं और किन सवालों के आश्रय इस देश के चकाचौंध को परोसने की कोशिश करें। और वही मीडिया जिसका काम है इस दौर में तुरंत भाषण को रोकना चाहिए, उसका काम था उस दौर में हादसों को बताना, दिखाना चाहिए, सचेत करना चाहिए, इस देश के भीतर की स्थिति को सामने रखना चाहिए। लेकिन जब तक चलते रहो और जब तक प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि मुझे जानकारी मिली है कि हाथरस में ऐसा हो गया है, जबकि 4:15 पे जब भाषण शुरू हुआ था 22 मौतों की जानकारी आ चुकी थी, यानी यह पूरी घटना दोपहर के वक्त की है। तो क्या सूचना और जानकारी भी नहीं आ पाती है उस दौर में जब डिजिटल इंडिया के राग इस दौर में पार्लियामेंट के भीतर गाए जा रहे थे और यह बताया जा रहा था कि कैसे किस रूप में इस देश की प्रगति को लेकर समूची दुनिया एकदम से देखती रह जाती है। यह सवाल इसलिए क्योंकि आज जानकारी प्रधानमंत्री एक तरफ दे रहे थे, हम करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस ही नहीं बल्कि हम तो सबका साथ सबका विकास का नारा है। गरीबी से कितने 25 करोड़ लोगों को हमने बाहर निकाला है और जनता ने हमारे इसी उच्च आदर्शों को देखते हुए जो जनादेश दिया है, उसी के बाद हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं और विकसित भारत के संकल्प के साथ जनता ने भी मोहर लगा दी है। और विकसित भारत होने का मतलब है कि हम बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और देशवासियों का आत्मविश्वास लगातार ऊपर जा रहा है, जो 2014 से पहले था ही नहीं। लेकिन सच क्या है? और सच यह है कि अगर एक तरफ मोदी सरकार के करप्शन में सबसे मील का पत्थर इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसको पूरे तरीके से गैर कानूनी और असंवैधानिक शब्द सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, तो दूसरी तरफ मोदी गवर्नेंस मणिपुर ट्रेजेडी के साथ कभी खड़ी हुई नहीं, यह भी सच है। इसीलिए पार्लियामेंट में आज मणिपुर को लेकर ही लगातार नारे लगते रहे, क्योंकि जब मणिपुर की घटना थी तब प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे और आज भी जो भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दे रहे थे वह किसी चुनावी रैली के समान था, क्योंकि हम यहां जीते, हम मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते और इस बार फिर से जीत कर आए हैं। हम कमाल करते हैं, लेकिन सत्ता में आप हैं, लेकिन इस देश के भीतर की जानकारी तक आप तक ना पहुंच पाए। और यह देश जब मानकर चल रहा है कि इस देश को चलाने की परिस्थिति में सिर्फ पीएमओ है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय है, फिर भी जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। और यह जानकारी से हटकर अगर आप ध्यान दीजिए तो मोदी गवर्नेंस अगर मणिपुर ट्रेजेडी की वजह से जानी जाएगी तो फिर मोदी की पॉलिसी इस देश के भीतर में रेल एक्सीडेंट से भी समझी जा सकती है। मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे तो इस देश में एयरपोर्ट्स का जो हाल हुआ है, वो चाहे राजकोट का हो, चाहे जबलपुर का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे अयोध्या की सड़कों का जिक्र कर लीजिए, जो बेसिक चीजें हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए हमारी इकोनॉमी अब तीसरे नंबर पर आ जाएगी। जब हमने सत्ता संभाली थी तब 10वें नंबर पर थी, आज ये 5वें नंबर पर है और जल्द ये तीसरे नंबर पर आ जाएगी। लेकिन इसके भीतर की हकीकत क्या किसी मीडिया हाउस ने पूछने की कोशिश की? क्योंकि इतना ज्यादा कर्ज भारत पर है और जिस समय इन्होंने सत्ता संभाली थी उस समय 49 लाख करोड़ का कर्ज भारत के ऊपर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का था। लेकिन आज की तारीख में यह 200 लाख करोड़ पार कर चुका है, 208 लाख करोड़। यह है कर्ज की स्थिति और यह है इकोनॉमी की स्थिति, जो इस देश के भीतर लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ है। सवाल यह नहीं है, उन्होंने बीच बीच में राज्यों का जिक्र किया, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पाते हैं और वो भारत पर कैसे बोझ बन जाएं और केंद्र की सरकार को मुश्किल हो जाए। लेकिन यह नहीं बता पाए कि दरअसल इस दौर में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी चेता रहा है कि भारत की जीडीपी को कहीं भारत का कर्ज लेना पार ना कर जाए, जो एक खतरे की घंटी होती है। लेकिन हम इन बातों से दूर हैं, क्योंकि हमें संसद के भीतर भी उन्हीं बातों को रखना है जिस आश्रय इस देश के चुनावी रैलियों में लोगों का मन मोह लिया जाता है। और सियासी तौर पर यह परिस्थिति कैसे होगी, किस रूप में सुधरेगी, कोई नहीं जानता है। और शायद इसीलिए जब हम इन बात को पढ़ना समझना शुरू करते हैं तो बैंकों को लेकर दुनिया के बैंकों के सामने भारत सबसे मजबूत है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा मुनाफा दे रहा है। लेकिन इस मुनाफे के पीछे का सच क्या है, इसको बताने की स्थिति में खुद प्रधानमंत्री नहीं है।
इन्हीं बैंकों से जिसमें जनता का पैसा था, इस दौर में इसी 10 बरस के भीतर में 6 बैंक डूब गए। एक सबसे बड़ा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वह भी डूब गया। यस बैंक की क्या हालत हो गई। IL&S से जो बातें शुरू हुई थी 95,000 करोड़ के घपले घोटाले को लेकर, इस देश की इकोनॉमी में वो पहला एक ऐसा घाव था जिसने बतला दिया कि इस देश के भीतर में सरकार किनके साथ खड़ी है और जो डूबने डुबाने वाले लोग हैं उनके अनुकूल नीतियां कैसे बन रही है। इसीलिए बैंकरप्सी एक्ट तक बनाया गया उनको लेकर, और जो अपने आप में कंगाल हो जाए उनको सुविधा के साथ कैसे खड़ा किया जाए, उसी दिशा में सरकार बढ़ती चली गई। और शायद इसीलिए जब रोजगार का सवाल आया तो प्रधानमंत्री ये कहने से चूके नहीं कि दरअसल प्राइवेट सेक्टर इस दौर में कमाल का रोजगार दे रहा है। और कल्पना कीजिए, प्राइवेट सेक्टर के हवाले उन्होंने रोजगार को भी कर दिया। और राजनीतिक की यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर बताती है कि भारत को लेकर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है भारत के अलग अलग सेक्टर में, अगर 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर को आप देख लीजिए तो आप हैरत में आ जाएंगे प्रधानमंत्री किस इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं। तो सवाल यह नहीं कि हाथरस में जो हुआ वहां के लोगों, वहां की जिंदगी, वहां के अस्पताल, वहां की परिस्थितियों की जानकारी यहां नहीं है। यहां तो अपने ही क्षेत्र की जानकारी नहीं है। वित्त मंत्री तो संसद के भीतर बैठी हुई है, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि जो नया इन्वेस्टमेंट हर तिमाही में सरकार जारी करती है, तो अप्रैल से जून का जो पहला क्वार्टर है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें पहली बार हर चीज नेगेटिव में है। मैन्युफैक्चरिंग में -97.1%, इलेक्ट्रिसिटी में -92.9%, सर्विस सेक्टर में -92.6%, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में -84.4%। यह है वॉल्यूम न्यू प्रोजेक्ट को लेकर जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए पिछले की तुलना में इस दौर में यह परिस्थिति। और इतना ही नहीं, कोविड काल को सबसे खतरनाक दौर माना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस देश के भीतर में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे कोविड काल में, अप्रैल से जून तक 2020 कोविड का दौर था, उस दौर में भी जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको जो पूरा करने की स्थिति में था, उसमें 35,513 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में लगाए गए। और इस दौर में ना कोविड है ना कोई क्राइसिस है, भारत अमृतकाल में है और भारत विकसित देश होने की दिशा में नीतियों के आसरे बढ़ चुका है। लेकिन अप्रैल से जून 2024 की स्थिति उस कोविड काल के 35,513 करोड़ से भी कम 33,581 करोड़ की है। और आपको हैरत होगी, दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उसमें एक श्री सीमेंट लिमिटेड है 2,500 करोड़ का, दूसरा सोलर पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का है आगार सोलर पार्क 2,275 करोड़ का है। लेकिन हम मध्य प्रदेश में जीत गए, छत्तीसगढ़ में जीत गए, राजस्थान में चुनावी जीत मिल गई और इस बार जनता हमारे साथ खड़ी है। देखिए किस तरीके की अनुकूल परिस्थिति। इन सारी बातों का जिक्र करते हुए अगर कोई कहे कि हम तीसरी बार आए हैं और तिगुनी रफ्तार से काम करेंगे, तो आप क्या करेंगे? मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहराऊं, हमारी तीसरी टर्म में इसका मतलब है हम 3 गुना स्पीड से काम करेंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम देशवासियों को 3 गुना परिणाम ला करके देंगे। संसद में तो कोई बोलने से रोक नहीं सकता है, नारे लग सकते हैं जो लग रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर लगातार इस देश की उपलब्धियों का खांचा रखते चले गए, लेकिन सड़क की स्थिति ऐसी होती नहीं है। इसीलिए हाथरस के जो अधिकारी हैं वरिष्ठ, वो जब पहुंचे तो जनता ने कहना शुरू किया आप इस तरीके से नहीं जा सकते हैं, और वो कहते रहे नहीं जांच होगी। उन्होंने कहा ऐसे नहीं जा सकते हैं। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। जिम्मेदार बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो सवाल कोई भी अब पूछ सकता है, इस देश को चला कौन रहा है? प्रधानमंत्री जो संसद के भीतर कहते हैं अगर इस देश के गांव शहरों में लोगों की जिंदगी में उससे हटकर जिंदगी है तो फिर कोई सरोकार नहीं है, तो यह देश चला कौन रहा है? प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र करते हैं वो भाषण उन्हें लिख कर दिया जाता है
या उपलब्धियों के आंकड़े उनके सलाहकार, उनके अर्थशास्त्री यूं ही परोस देते हैं? क्योंकि इस देश के भीतर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमोवेश हर क्षेत्र में लड़खड़ाया हुआ है। लेकिन यह कहने की हिम्मत क्यों नहीं? अब तो चुनाव हो गया है, तो क्या अगले चुनाव की फिक्र में आप इसी दौर में अपनी चकाचौंध को दिखाने से चूकेंगे नहीं और मीडिया उसे बताने से नहीं चूकेगा? और यह स्थिति लगातार बड़ी होती चली जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश में पुलिस अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, डीएम हो या कलेक्टर हो या फिर एसपी ही क्यों ना हो, उसके सामने वहां पर जो मुश्किल है वो इन दोनों परिस्थितियों के बीच है। और मैसेज तो यही जाता है, इस देश के भीतर में अधिकारी ही इस देश को चला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, योगी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, दिल्ली उनके साथ खड़ा है। योगी मोदी की जोड़ी पर जश्न मनाया जाता है बीजेपी और आरएसएस के भीतर भी, और कहा जाता है यही तो एक प्रयोग है। और यह प्रयोग किस रूप में मौजूद है? एक तरफ संसद है, दूसरी तरफ अस्पताल है। अस्पताल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और संसद के भीतर सब कुछ है, लेकिन शब्द और फैक्ट उस जनता से हटकर है जिसका कोई लेना देना इस देश के भीतर के उस इंफ्रास्ट्रक्चर से है ही नहीं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं तो उसका जिक्र कैसे करेंगे? और संयोग ऐसा है कि पहली बार अब जब 22 दिनों के बाद बजट रखा जाएगा तो उसमें बेसिक लाइन इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खींची जा रही है और कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा और उसमें सबसे ज्यादा पैसा इस देश के कॉरपोरेट लगाने को तैयार है। यह फैसला तो G7 में ही हो गया था कि भारत जैसे देश में अब पैसा लगाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आपको फायदा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा और भारत के भीतर में कुछ रोजगार इसके जरिए बन जाएंगे या कुछ पैसे बन जाएंगे। राजनीतिक तौर पर आप कोई भी विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन इससे अजीबोगरीब परिस्थिति हो नहीं सकती है जब एक तरफ इस देश की न्यूनतम परिस्थितियों से जूझता हुआ आदमी बिना इलाज के भगदड़ के बाद की परिस्थिति में कुछ की सांसें चल रही थी जो रिपोर्ट आई, लेकिन अस्पताल में कोई जरूरत ऐसी भी नहीं थी कि जो उसकी जिंदगी वापस लौटा सके, मौत हो गई। दूसरी परिस्थिति है कि संसद के भीतर वही मणिपुर का नारा गूंजता रहा और प्रधानमंत्री ने उन नारों पर गौर नहीं किया। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, एक क्षण के लिए वो बोल देते, क्या मुश्किल है? अब तो चुनाव खत्म हो गए, कह देते आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूं मणिपुर, शानदार जहाज है 9,000 करोड़ का, क्या दिक्कत है? उड़ते हुए तुरंत चले जाइए, 1 घंटे में पहुंच जाइएगा, उसकी रफ्तार भी ज्यादा है। वहां के लोगों को यह भरोसा तो हो, और यह भरोसा मणिपुर के लोगों का नहीं, हाथरस के लोगों को भी तो यह भरोसा होना चाहिए कि उनके अस्पतालों में इलाज के लिए दवाइयां हैं, डॉक्टर हैं, नर्स है, एम्बुलेंस है, कुछ भी तो नहीं है। और तीसरी परिस्थिति, अगर वाकई इस देश की सत्ता और सरकारों के सरोकार जनता से जुड़े हुए नहीं है और वो इस बहस में मशगूल हो चले हैं कि हिंदुत्व के रास्ते इस देश को चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो उसी हिंदुत्व के आश्रय सत्संग में बैठे हुए लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और इस देश के भीतर में हर बहस में एक बात माना गया है, हिंदू धर्म नहीं वे ऑफ लाइफ है। आप उसको धर्म की कसौटी पे कसते हुए अपने राजनीतिक मुद्दों के आश्रय हवा में उछाल सकते हैं, लेकिन इस देश के भीतर की प्रवृत्ति सांस्कृतिक तौर पर लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है और वो खिलवाड़ खुले तौर पर संसद और हाथरस के बीच आज नजर भी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।